ओके, चलो सभी स्टूडेंट तैयार हो गए? ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो एमएससी आप लोग अब सेकंड सेमेस्टर सब लोग पास हो चुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का कम से कम यह है कि जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और जनवरी फरवरी में आप लोग थर्ड सेमेस्टर का लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पास अब ये सितंबर तो चला ही गया लगभग, है ना, तो आप लोगों का 15 दिन सितंबर का बचा है और आपका अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे वही 4-5 महीने के आसपास है आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास अगर प्रॉपर आते हैं तो हम कोशिश करूँगा मैं कि एटलीस्ट आपको कम से कम अपन 3-4 यूनिट अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस तरीके से, है ना। तो ठीक है, तो आप लोगों का सिलेबस में तो आप लोगों को पता ही है ना, जैसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आप इस सिलेबस से संबंधित कि हाँ अब सिलेबस में आपको ये चीज़ें हैं। तो अब हम फर्स्ट यूनिट शुरू भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे कि ताकि आप लोगों का समय से सिलेबस हो जाए लगभग। ठीक है, फिर उसी बीच में प्रैक्टिकल भी कराने होंगे, तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी अपन करने हैं। तो आपका जो सिलेबस में है वो पहला यूनिट में यही है कि बेसिकली कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। एसिड आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जानते भी हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करते हैं तो वही आपके जो डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमें इतने ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि हम डीएनए आरएनए समझ लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो हमको कम से कम भी आप मॉलिक्यूल्स लेवल पे देखना है कि डीएनए बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेसिकली बात किया जाए तो ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है या केमिकल्स होते हैं, ये हम क्या कह सकते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। ठीक है, मतलब इसका जो आणविक भार जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड वॉज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिक्सचर। किसने किया था? फ्रेडरिच मिक्सचर ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। किसमें किया था? फ्रॉम द पस सेल। पस सेल्स का हम ये कह सकते हैं कि ल्यूकोसाइट जो WBC सेल होते हैं, WBC सेल के न्यूक्लियस से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन वर्ड दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन टर्म्स उन्होंने यूज किया था कि उन्होंने फ्रेडरिच मिक्सचर ने। ठीक है, इसके बाद में जो अब क्योंकि न्यूक्लियन वर्ड तुमने दे दिया, ठीक है, बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमैन नाम था। क्या नाम था? अल्टमैन नाम था। अल्टमैन बेसिकली उस जो न्यूक्लियन था हम ये कह सकते हैं जो, तो उससे जो प्रोटीनेशियस भाग जो है उससे उन्होंने सेपरेट किया। ठीक है, तो बचा हुआ भाग जो एसिडिक नेचर के होने के वजह से अल्टमैन ने 1889 में उन्होंने क्या किया, उस जो न्यूक्लियन था क्योंकि एसिडिक नेचर होने के बदौलत उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड टर्म्स यूज किया था, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड यूज किया था। ठीक है, अब क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियन था, ठीक है, इट इज द मिक्सचर ऑफ द बेसिक प्रोटीन एंड फॉस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो न्यूक्लियन था आपका, ठीक है, न्यूक्लियन जो था वो इन चीज़ों का मिक्सचर था। किसका? बेसिक प्रोटीन और फॉस्फेट कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड का। इस वजह से उन्होंने क्या नाम दिया? नाउ इट्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहा गया था। इसके बाद जो था पी लेविने, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या कब 1907 में, ठीक है, 1907 में आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को। कहाँ से? फ्रॉम द ईस्ट सेल। ठीक है, ईस्ट सेल से उन्होंने आइसोलेट किया। अब क्योंकि ये शुगर से कंटेन न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड बोला। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका पी लेविने ने कहा था। क्लियर? ठीक है,
अब जब हम के बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमें समझना है कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो हमारे डीएनए और जो आरएनए आते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में समझते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ठीक है, इनका किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि दोनों तो न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तब मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर्स हम इसका जब बनाएंगे तब हम समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए आरएनए किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर में है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये 2 प्रकार के जो होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आ रहा समझ में? तो हम अब एक एक को समझते हैं कि हमारे जो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो पूर्ण रूप से किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ये किया गया है डीएनए के बारे में, ठीक है, कि डीएनए क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए के फॉर्म से कितने हो सकते हैं, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है, इसका केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका जो डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स में किस किस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, हम सब डिटेल्स में 1 बाय 1 एक एक डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए बेसिकली अब होता क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, ये जब फुल नेम अगर कहा जाए तो इसको क्या होता है, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल नेम होता है। अब डीएनए जो होता है ये एक प्रकार का हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो डीएनए जो होता है ये अरेंज कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रकार का क्या है, सपोज दैट ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स में इस प्रकार से डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है इस प्रकार से एक क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए के एक निश्चित डिस्टेंस में यहाँ पे जीन्स जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रोमोसोम्स कहलाता है, लेकिन जो डीएनए जो होता है वो इसको बोलते हैं हम डीएनए, ये क्या आपका डीएनए, ठीक है। अब ये क्या होता है आपके, ये होता है सेंट्रोमियर, क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक समान जो दूरी में एक छोटे जो ना एक दाने के समान संरचना दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डीएनए होता है, ठीक है, जो ये समान डिस्टेंस में पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं, ये बेसिकली हम बात किया जाए तो किसी भी आनुवांशिक लक्षणों का ये निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये मतलब जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ले जाने का कार्य करता है वो कौन कर रहा है, क्रोमोसोम्स करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये सब के सब अरेंज जीन्स जो कहाँ अरेंज होते हैं, ये डीएनए के फॉर्म में एक अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए डीएनए जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को क्या करते हैं, ले जाने का कार्य करता है। क्लियर? ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि दोनों जो होते हैं डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, तो डीएनए जो होता है हम कहते हैं ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 10⁶ से कितना होता है, इसका होता है 10⁶ से लेकर के होता है 10⁷ के बीच होता है, कितना डाल्टन्स में होता है। डीएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट का जो मेजरमेंट जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं डाल्टन्स, ठीक है। किस नाम से आना आता है, उसको बोलते हैं हम डाल्टन्स कहते हैं, डाल्टन्स में हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डीएनए कितना होता है, 10⁶ से 10⁷ के बीच होता है डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो होती है, ठीक है। अब डीएनए जो होता है वो किस प्रकार से मिलकर, तो डीएनए जो होता है वो कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम डीएनए को
पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फेट ग्रुप। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, क्योंकि दोनों तो यूनिट हो गए किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, लेकिन जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली हम बात करते हैं तो जो डीएनए जो होता है बेसिकली आरएनए से किस प्रकार से दोनों अंतर होते हैं, इसके बारे में मैंने एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डीएनए है और ये है हमारा क्या? आरएनए। ठीक है, अब ऐसा क्या है देखो, तो मैंने कहा, तो मैंने एक जो डीएनए होता है, ठीक है, ये किस चीज से मिलकर के बना होता है? तो मैंने कहा ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स जब एक रिंग में कह सकते हैं एक रिंग में जब एक अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, तब वो किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए मैंने कहा कि जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक जो बनाया हुआ है ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये क्या है? 5। ठीक है, अब देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर है एक, ये है आपका, ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों दूसरे से अंतर किस प्रकार से हैं। तो जब हम सेकंड नंबर के कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या है? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? एब्सेंट है। इसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम देखते हैं, जब इसमें देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं आरएनए में ये क्या है? जब सेकंड नंबर का जो कार्बन का मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए जो है, क्योंकि इसमें सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। किसको? डीएनए को, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन के मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये जो है, इसमें जो होता है कि सेकंड नंबर के कार्बन के मॉलिक्यूल्स में जो होता है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए हम राइबोस शुगर कहते हैं इसको। दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेंटोज शुगर होते हैं। ठीक है, पेंटोज शुगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दोनों में क्या होते हैं? 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें भी वही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 आरासन में। तो दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? एक प्रकार के पेंटोज शुगर होते हैं। ठीक है, जो मुख्यतः 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स इसमें पाया जाता है। ठीक है, और दोनों जो होते हैं वो किस प्रकार से डिफरेंशिएट है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, कि डीएनए आरएनए जो होते हैं क्यों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे, जो डीएनए व आरएनए हैं, बेसिकली वो कितने प्रकार के कंपोनेंट्स मिलकर के बने होते हैं? वो 3 प्रकार के कंपोनेंट्स मिलकर के बने होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है? पहला होता है हमारा पेंटोज शुगर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, और तीसरे होते हैं हमारे फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के न्यूक्लिक एसिड्स बने होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड मैंने बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बेसिकली हमने डीएनए आरएनए के बारे में हमने समझ लिया कि कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमारे जो पेंटोज शुगर कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हो सकते हैं। ठीक है, फास्फोरिक एसिड कहाँ पे किस कार्बन परमाणु के ऊपर अटैच होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर से, इसके बारे में हमें डिटेल्स में समझना है। ठीक है, तो जो अब ठीक यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मेड अप ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? पेंटोज शुगर मैंने कहा, नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेसिकली ये क्यों कौन से इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या परमाणु होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, मुख्यतः बात किया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से जब आपस में जब एक साइकिल में अरेंज होते हैं, ठीक है, तब वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? वो एक क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं,
हम बात करते हैं तो कितने प्रकार हो सकते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये 2 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्यूरीन और पायरिमिडीन। आ रहा समझ में? प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एक प्लेनर फॉर्म में अरेंज होते हैं। किसमें? डीएनए में, ठीक है। तब जाके हम डीएनए का स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं बेसिकली कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है आपके प्यूरिन और दूसरा होता है आपके पायरिमिडीन, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? कौन कौन से? तो प्यूरिन भी जो होते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपके एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। ये 2 क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। पायरिमिडीन्स कितने हो सकते हैं? पायरिमिडीन भी 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके साइटोसिन और दूसरा क्या होता है? थाइमिन, ठीक है। ये जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन केस ऑफ जब हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें एक और होता है, डीएनए में जो होता है थाइमिन जो प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम आरएनए की केस में बात करते हैं तो वहां पे थाइमिन जो होता है वो अब्सेंट होती है। उसके जगह पे क्या आ जाती है? उसके जगह पे आ जाता है यूरेसिल। क्या आता है? यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 जो हमारे क्या होते हैं? ये पायरिमिडीन्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे से? ये आपके जो होते हैं प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें डबल रिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जो प्यूरिन में होते हैं, देखो यहाँ पे देखना है आपको। तो मैंने कहा अभी कि जो जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेसिकली वो किस चीज से मिलकर के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ आपको कि जो नंबरिंग की जाती है, ध्यान रखना, तो इसमें क्लॉकवाइज की जाती है। किसमें? प्यूरिन्स में, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे आपका है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको याद कैसे करना है, इसको आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ज़्यादातर हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, इस चीज़ में हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें दिमाग से निकल जाता है। तो मैं आपको एक याद करने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब आप बेंजीन रिंग पहले बना लीजिए यू फॉर्म में, ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो एक नंबर शुरुआत करनी है, ठीक है। तो 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये 3 आपका 4 और ये 5 और ये 6, ये है 7, 8 और 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले तो नंबरिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर पे क्या रखना है आपको? यहाँ पे देखना है ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्या है आपका? ये जो है यहाँ पे एक नंबर पे डबल बॉन्ड रखना है। दूसरा किसमें नंबर पे रखना है? 3 नंबर पे। फिर किसमें रखना है? 5 नंबर पे और फिर 7 नंबर पे, ठीक है। तो 1, 3, 5 और 7, ठीक है। तो एक छोड़ के एक करना, जैसे आपने यहाँ किया इसको छोड़ दिया, यहाँ किया इसको छोड़ दिया, यहाँ किया इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ किया। इस प्रकार से आपको याद रखने पड़े तो थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको किस प्रकार से कहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप भी देखना है कि कितने कार्बन है, आपको ये भी काउंट कर लेना, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है और नाइट्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन है और 5 क्या है आपके कार्बन के मॉलिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं? ये प्यूरिन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इनकेस ऑफ पायरिमिडीन में इतना नहीं होते हैं क्योंकि उसमें एक सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं वो, ठीक है। और सिंगल रिंग कंपाउंड होने के बदौलत जो होती है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की जो संख्या होती है वो कंपैरेटिव कम होती है, किसके अपेक्षा? प्यूरिन के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया आपको 7। तो 1, 3, 7 ये कुछ जो आपके जब आप बार बार उसको याद करोगे ना, जब बार बार आप बनाओगे ना, तब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपको कोई चीज़ मैं रट के नहीं आ रहा हूँ आपको कि हाँ इसको मैं रट के कोई चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इसको अपने तरीके से कोशिश करता हूँ आपको ईजी जितना हो सकता है उतने तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
अब जब हम बात करते, ये हमारा क्या हो गया, ये प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, ये एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका है, ये प्यूरिन जो एडेनिन और ग्वानिन का ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं जब इसके, ये क्या है हमारा, ये हमारा पैरिमिडीन्स का है, ठीक है। तो पैरिमिडीन भी ऐसी होती है, ठीक है। पैरिमिडीन एक सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, ये भी इसमें जो होते हैं, ध्यान रखना, कितना हो गया आपका, ये आपका 1 2 3 और 4, इसमें 4 क्या होते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इसका जब नंबरिंग की जाती है, आपको ध्यान रखना, तो नंबरिंग इसमें जो क्या आते हैं ना, तो ये यू फॉर्म में क्या आते हैं। इसमें हमने क्या किया था, ऐसा किया था, क्लॉकवाइज किया था, इसे क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया। अब इसमें भी डबल बॉन्ड कहाँ का लगाना है, मैंने कहा 1 नंबर पे लगाना है, 3 पे लगाना है और कहाँ पे लगाना है, 5 पे। तो दोनों फॉर्मेट में आपको यही ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, तो 1 3 5, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना कि तो आपको गलतियाँ नहीं होगी, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्यूरिन हो गया और ये पैरिमिडीन का हमने एक जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा है। अब हम जब दोनों की बात करते हैं कि हमारे ये कौन कौन से प्यूरिन्स होते हैं और कौन कौन से पैरिमिडीन्स होते हैं, उन दोनों का हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ये प्यूरिन और पैरिमिडीन की, तो मैंने यहाँ पे देखना कि मैंने 2 चीजें बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये एक साइड क्या है, मैंने प्यूरिन्स लिखे हुए हैं, प्यूरिन बनाए हुए हैं, और ये क्या है आपका पैरिमिडीन है, ठीक है। अब हम प्यूरिन कितने होते हैं, मैंने कहा था आपको 2 होते हैं, कौन कौन सा, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो जब हम एडेनिन की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो इसको, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ठीक है, डबल रिंग, जो जनरल जो मैंने कॉमन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, किसके लिए, प्यूरिन दोनों के लिए कॉमन, इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने कहा था आपको 1 2 3 4 5 और 6, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, तो 1 3 5 और 7, किसमें, प्यूरिन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा, अब ये आपको समझना है कि जो प्यूरिन्स जो होता है, प्यूरिन्स में हम बात करते हैं जो आपका जो ये है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 6 पर जुड़ा होता है, कहाँ पे, कार्बन नंबर 6 पे जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो नॉमिनेशन होता है, ठीक है, इसका नाम होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। क्यों, ध्यान रखना, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब आप CSIR नेट देने जाएंगे या सेट का एग्जाम होता है, आजकल तो PSC का भी काफ़ी स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। पहले जैसा कॉमन क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, इवन PSC में भी, ठीक है। तो आपको जब CSIR नेट का एग्जाम अप्लाई करोगे, जब आप सेट कर दोगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बार बार पढ़ चुके होते हो, फिर आपको याद नहीं आता कि सर ऐसा भी क्या हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, ठीक है। पूछ लेता है एडेनिन का रासायनिक नेम क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लेता है कि ग्वानिन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, साइटोसिन का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन का क्या है, यूरेसिल का क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभार डिफरेंस पूछ लेता है कि एडेनिन ग्वानिन में अंतर के, मतलब आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाता है कि आप कितना भी अच्छा पढ़ने के बावजूद भी कन्फ्यूजन आ ही जाता है। इसलिए आपको बार बार ना कोई चीज़ें, जब हम मॉलिक्यूल्स लेवल पे बात करते हैं तो आपको बार बार कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जब आप बार बार करोगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा आपको जो 6 अमाइनो प्यूरिन जो होता है, इसका एडेनिन का रासायनिक नाम है। क्यों, क्योंकि 60वें नंबर पर कार्बन पर अमाइनो ग्रुप जो होता है वो जुड़ा होता है, ठीक है। जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो ग्वानिन में भी ध्यान रखना, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने सेम बनाया हुआ है, बट अंतर कहाँ पे है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में। इसीलिए जितने भी हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना वो अलग अलग जुड़े होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। अगर एक समान होते तो क्या नाम होता, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते। अब क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इनके सब में हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ध्यान रखना ग्वानिन में, ठीक है, ये तो हमारे एडेनिन था। जब हम ग्वानिन में बात करते हैं तो दोनों का स्ट्रक्चर कॉमन है, A1, दोनों के नंबरिंग भी सेम तरीके से की गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका जो होता है 6 नंबर तक है। इसके बाद 7 हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया 7, ठीक है, 8 है और ये 9 हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन में। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है, यहाँ पे मैंने क्या,
ये जो है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे क्या था, छठवें नंबर पे कार्बन पे मैंने अमाइनो ग्रुप जोड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है अमाइनो ग्रुप, और छठवें नंबर पे कार्बन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो जब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जब हम नॉमिनेशन करते हैं तो क्या चलते हैं, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है, क्या है, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना, कभी कभार हम सीरियल अगर हम नंबरिंग के आधार बात करते हैं तो क्या हो, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ये किसका नाम हो गया आपका, ग्वानिन का रासायनिक नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्वानिन, इस प्रकार से पूछ लेगा और 4 ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा। और आपको अगर ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं होगा तो फिर कंफ्यूज रहोगे, फिर वो तुक्का मार के आ जाना, फिर लास्ट में आप अंदाजा में लगाते रहना, बोलना कि हाँ भाई हमने तो ये करके आया, हमने ये करके आया, हमको तो ऐसा, ये सब कुछ नहीं होता है। कॉन्फिडेंट एग्जाम देने समय ना आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, तभी आप कीजिए। ध्यान रखना, बहुत सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं CSIR नेट में। जब भी आप अभी दोगे, अभी आपका ये जैसे थर्ड सेमेस्टर क्लियर होगा तो आप पेयरिंग में जब अप्लाई करोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे एग्जाम में बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा एक कीन ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स में, तब जाके आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्वालिफाइड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। हालांकि जिस तरीके से आप पढ़ते हो लग नहीं रहा है कि मुझे कर पाओगे, पर कोशिश करना आप लोग कि कोई चीज़ कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपका भी समय है, ठीक है। जितना मैं शायद आपको मोटिवेट करता हूँ हर चीज़ के लिए, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, बट ये था कि हम आप लोग अपने टीचरों से इतना ज़्यादा डरते थे, हम ये कहें या रिस्पेक्ट करते थे कि हम उनके सामने कभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, ठीक है। इसलिए शायद हम उतना मोटिवेट हमारे टीचर भी हमको नहीं किया जितना शायद हम आपको कर पाते हैं ना। तो आप लोग कोशिश करो कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने प्यूरिन के बारे में हमने समझ लिया। अब ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पायरिमिडीन्स के बारे में हम बात करें, ठीक है। तो पायरिमिडीन मैंने कहा कितने हैं, 3 मैंने बनाए हुए, कौन कौन सा, एक है आपके साइटोसिन, ठीक है, दूसरा है आपका क्या, यह है आपका साइटोसिन, यह है आपका थायमिन, और तीसरा क्या है, यूरेसिल। अब देखो तीनों में डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैंने जब ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें जब हम नॉमिनेशन करते हैं, जब हम नंबरिंग की जाती है, तो मैंने कहा इस ये है आपका, ठीक है, इस फॉर्मेट में करते हैं। जब हम प्यूरिन्स की बात किए थे तो हम क्या किए थे, ऐसा किया था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज था, और ये क्या हमारा क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे किया, देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और ये 6, ठीक है, हमने 6 तक किया यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। तो इसमें 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। और इसमें 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे अमाइनो ग्रुप्स, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब इसका हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। आ रहा समझ में, क्या होगा, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। इस प्रकार से इसका क्या होगा, रासायनिक नाम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम थायमीन की बात करते हैं तो थायमीन में ध्यान रखना, उसमें भी हम सेम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। यहाँ भी क्या है हमारा, यहाँ भी हमने क्या लगाया हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लगाया हुआ है, दोनों जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रासायनिक नाम क्या होगा, 2,4 ऑक्सी पायरिमिडीन। कौन सा, 2,4 ऑक्सी पायरिमिडीन। लेकिन साइटोसिन और थायमीन में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, तो ध्यान रखना कि इसमें जो है ना 5वें नंबर पर कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप्स। कौन ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, 2,4 ऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। क्या होगा, 2,4 ऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इसका रासायनिक नाम होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें दोनों में, यही दोनों में जो है डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा है आपका अमाइनो ग्रुप्स, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप्स, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम यूरेसिल की बात करते हैं। तो यूरेसिल में ध्यान रखना, इसमें मैंने ये 2 नंबर पे भी क्या है आपका, 2 नंबर पे भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी ये भी आपको 4 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, क्या
सॉरी इसका नाम जो है मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। ये है आपका क्या, यूरेसिल, ठीक है। ये है आपका क्या, यूरेसिल है, ठीक है। जब हम यूरेसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे भी क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, और इसमें 4 नंबर पे भी क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, 2,4-ऑक्सी पैरिमिडीन। क्या होगा, 2,4-ऑक्सी पैरिमिडीन। अब दोनों थाइमीन देखो, यहाँ पे भी 2,4-ऑक्सी है और यहाँ पे भी 2,4-ऑक्सी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि थाइमीन में 5 नंबर वाला जो कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक बार CSIR नेट में आ चुका है, ठीक है। मैंने जब एग्जाम दिया था CSIR नेट, उसमें एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था, ठीक है, कि यूरेसिल में 5 नंबर के कार्बन के मॉलिक्यूल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, वो है मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा अभी, किसका हमने समझा कि हमारे जो प्यूरिन्स और पैरिमिडीन जो होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेसिकली, वो 4 कौन से होते हैं, ठीक है। और उनका केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होता है, रासायनिक जो संरचना होती है, वो किस प्रकार से होते हैं और कैसे एक दूसरे से दोनों अलग हैं, इसके बारे में हमें समझ लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझा है अभी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसको, पेंटोज शुगर की, ठीक है। तो हमारा जो पेंटोज शुगर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हम ये जानना है, ठीक है। तो डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड में बात की जाती है, ठीक है। तो 2 प्रकार के पेंटोज शुगर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरा होता है राइबोज शुगर, ठीक है। अब दोनों जो होते हैं डिफरेंस कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, मैंने एक स्ट्रक्चर का बनाया हुआ है डीऑक्सीराइबोज और ये क्या है हमारा राइबोज है, ठीक है। तो देखो दोनों में अंतर कहाँ पे है, ठीक है। जब हम जब संरचना बनाते हैं, ध्यान रखना, तो हमने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, पेंटोज शुगर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पेंटोज शुगर होते हैं भाई, तो पेंटोज शुगर जो होते हैं ये बेसिकली किससे होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है आपके डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, और दूसरा होता है राइबोज शुगर, ठीक है। अब दोनों को हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बना रहे हैं अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे ये हम कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या बना दिया यहाँ पे, ये हमारा कार्बन नंबर 1, ठीक है। ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन और ये क्या है आपका कार्बन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है OH, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे भी क्या है H, यहाँ पे भी क्या है H है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है H, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है H है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ता है, ध्यान रखना, यहाँ पे है हमारा CH2, ठीक है, OH, क्या है CH2OH है, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसका हम कार्बन का नंबरिंग कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कार्बन नंबर 1, ये क्या है कार्बन नंबर 2, ये क्या है कार्बन नंबर 3, ये क्या है कार्बन नंबर 4 और ये क्या है कार्बन नंबर 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। क्यों डीऑक्सीराइबोज है, इसको हम लिख देता हूँ यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ये हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, इसको बात समझो, ठीक है। तो जो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 है, ध्यान रखना जो सेकंड नंबर का जो कार्बन का मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स क्या है एब्सेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। जब हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना, तो यहाँ पे जब हम डीएनए में, क्योंकि तीनों चीजें मॉलिक्यूल्स होती है आपके, पेंटोज शुगर भी होता है, नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं और क्या होता है फास्फेट ग्रुप भी होती है, ठीक है। तो जब हम डीएनए के बारे में भी डिस्कशन करेंगे तब हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये
हमारा क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम आरएनए की बात, राइबोस शुगर की हम बात करते हैं, फिर से यहाँ पे नंबरिंग करो, ये क्या है आपका 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ठीक है, ये क्या है 4 और ये क्या है आपका 5, ठीक है। अब दोनों में देखो अंतर क्या है, आप समझो इस चीज को, ठीक है। दोनों में अंतर मुख्य रूप से ये है कि यहाँ सेकंड कार्बन के मॉलिक्यूल्स पे, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि दोनों के जो सेकंड नंबर पे कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर कहते हैं इसको, ठीक है। दोनों जो है पेंटोज शुगर हैं, ध्यान रखना क्या है, दोनों जो है वो पेंटोज शुगर हैं, और दोनों किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। एग्जाम में हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं कि पेंटोज शुगर जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, जो शुगर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं। क्यों पेंटोज शुगर बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों में कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये अगर इसमें कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों समझा कि हमारे जो पेंटोज शुगर होते हैं बेसिकली कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, ठीक है। और दोनों जो होते हैं एक को बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरे को बोलते हैं हम राइबोस शुगर, ठीक है, दोनों जो है, ठीक है। ये जो होती है बेसिकली डीएनए के निर्माण में काम आता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और इसको हम ये बोलते हैं आरएनए के निर्माण में ये काम आता है, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए के बीच में मैंने कहा कि किस प्रकार से ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं खासकर, ठीक है, कौन कौन सा, हमारा जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, किस प्रकार से अरेंज होते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हमें अब जानना है। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड, हम बार बार हम स्टार्टिंग में ही आपसे मैंने डिस्कशन किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या डीएनए आरएनए जो होते हैं हमारे, वो किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं, कई प्रकार के कई जो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 2 प्रकार के सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। मैंने कहा था आपको कि आपके जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। तो वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं इसके बारे में हमें अब जानना है, ठीक है।